Hello everyone. Welcome to DBcast, a podcast made for pharmacy students and made by pharmacy students, where we explore ideas, discuss questions, and make pharmacy easier and more interesting. And for today's episode, we have Vaibhav Kariye sir with us, who is a business owner, an entrepreneur, and our very own alumni. So let's begin today's episode. So, sir, आजकल हम लोग देख रहे हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप और स्मॉल स्केल बिजनेसेस मेन स्ट्रीम में है और आपने एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस तब स्टार्ट किया था जब ये मेन स्ट्रीम में नहीं था, इसका उतना कोई ट्रेंड नहीं था, चलन नहीं था। तो इसके पीछे की आपकी इंस्पिरेशन क्या थी कि आपने कैसे सोचा बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए? गुड मॉर्निंग। बिजनेस के पीछे की इंस्पिरेशन ये थी कि एक बेसिक थॉट रहता है कि हमें क्या करना है आगे। तो पहले से ही कुछ नया या कुछ अलग करना था और हार्ड वर्किंग या मेहनत करके आगे बढ़ना था। तो इसलिए जो भी हमें मतलब कोई अपनी इच्छा है या जो कुछ अपनी ये है विश फुलफिल करना है या अच्छा लाइफस्टाइल जीना है, तो जॉब सेल्फ सफिशिएंट उतना नहीं लग रहा था। तो इसलिए कि बिजनेस से ही ये सारी चीज़ें पूरी हो सकती है। बिजनेस में हमें इनफाइनाइट ग्रोथ मिल सकता है। बिजनेस में हमें लिमिटेशंस नहीं रहती है अगर हम पूरा 100% हमारा देते हैं तो। तो इस सोच को रखते हुए बिजनेस ही करना है ऐसा मैंने सोचा था। लेकिन बिजनेस करने के लिए शुरुआत तो एकदम बिजनेस से नहीं होगी। तो पहले जॉब से शुरुआत की कि बिजनेस होते कैसे है और खुद भी तो काम करना पड़ेगा। अगर किसी तो हमें भी कोई चीज में एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। तो इसलिए पहले जॉब करके फिर हम बिजनेस में आए। तो सर आप अपने बिजनेस के बारे में हमें थोड़ा बताइए कि वो किन किन डोमेन में काम करते हैं? जी, मेरा बेसिकली होलसेल फर्म है नागपुर में। तो इसमें मतलब ये भी एक थोड़ा जर्नी है जो हमने शुरू किया था। बेसिकली 7 साल पहले 2017 में मैंने अपना फर्म एस्टेब्लिश किया होलसेल का। तो हमने शुरुआती दौर में पीसीडी से शुरुआत की। पीसीडी क्या होता है कि एक बेसिक और कम इन्वेस्टमेंट में शुरू होने वाला बिजनेस है जो हम फार्मा में रन करते हैं। तो काफ़ी कम इन्वेस्टमेंट में शुरू हुआ और ट्रायल बेसिस पे भी शुरू किया कि अगर फेल भी हो जाए तो हमें ज़्यादा नुकसान ना हो और हमें सीखने भी मिले और कम इन्वेस्टमेंट में जिसकी शुरुआत हो। सर आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ बताइए। आपने मुझे बताया था कि आपका बेल्ट्स का भी आपने इनोवेशन किया था। जी, तो इसमें जैसे हमने शुरुआती दौर में जैसे मैंने बताया कि पीसीडी से शुरू किया। देन फार्मा का काम जो है वो मेरा छोटा भाई संभालता है। जी। तो इनिशियल फेज में पीसीडी का उसने टेक केयर किया। देन हमने कुछ साल जाने के बाद फार्मा के बाद अभी पिछले 3 सालों से हमने अलग अलग डोमेन्स में इसको एक्सपांड किया है, जिसमें एक ऑर्थोरिया प्रोडक्ट्स है जिसकी भी एक स्टोरी है कि उसमें मैं कैसे आया। देन कार्डियोथोरेसिक सर्जरी का जो भी डिस्पोजेबल्स आते हैं, इम्प्लांट्स वगैरह होते हैं, देन इक्विपमेंट्स होते हैं, ये सब चीज़ों का 2 कंपनियों का डिस्ट्रीब्यूशन है। और उसी सेगमेंट में सूचर्स, डिस्पोजेबल्स, इम्प्लांट्स इस सब की 3 कंपनियों का हमारे पास अभी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जो बेल्ट है उसकी शुरुआत ऐसी हुई कि जब मैं जॉब करता था तो जॉब के दौरान ये सब चीज़ें सारी लगती है, टॉप टू बॉटम सारी चीज़ें लगती है। तो इसमें जो ऑर्थोरिया प्रोडक्ट्स की कंपनियां हैं उनका ये मेजर फोकस नहीं होता है। ये साइड बाय साइड प्रोडक्ट है जो चलता है। उसमें जनरली ऑर्थो की रेंज ज़्यादा आती है ऑर्थोरिया प्रोडक्ट्स में। तो जॉब छोड़ने के बाद क्या शुरुआत करें, क्योंकि इनिशियली तो इतना एकदम से आपको कोई कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर तो नहीं बनाएगी, क्योंकि आप जॉब छोड़ के एकदम बिजनेस में आए हो, फंडिंग है, मार्केट में नाम है, डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये चीज़ों में आपकी उतनी एक्सपर्टीज या नाम नहीं होता है, तो कंपनी वो सब देखती है कि सामने वाला बंदा कितना कैपेबल है। तो इनिशियली ये सब कुछ तो मिला नहीं। एक कंपनी ने हाथ दिया था, लेकिन उन्होंने भी काफ़ी 6-8 महीने बाद उन्होंने हमें डिस्ट्रीब्यूटर करके अपॉइंट किया। तो उस दौरान क्या किया जाए, तो एक हमारे ही प्रीमाइसेस में जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर फैक्ट्री है इसकी।
और तो रिया प्रोडक्ट्स जो सारी बेल्ट वगैरह की रेंज है वो सब चीज़ें यहाँ पर बनती है। तो लेकिन ये जो 2 प्रोडक्ट्स मैंने लाए वो ये नहीं बनाते थे। उनका जो रूटीन वाला ऑर्थो का प्रोडक्ट्स है वही बनाते थे। तो मैं उनके पास गया कि भैया ये 2 चीज़ें आप मेरे लिए बना सकते हैं क्या? क्योंकि ये 2 चीज़ें कॉमनली लगती है आफ्टर ओपन हार्ट सर्जरी। और दूसरा रीज़न ये था कि ये 2 प्रोडक्ट से एक इंस्टेंट अपने को स्टार्ट मिल जाएगा और पहले से ही शुरुआत से ही लगता था कि दूसरों का डिस्ट्रीब्यूशन हम कब तक करेंगे? हमारी खुद की ब्रांडिंग होनी चाहिए। तो इसलिए फिर ये बेल्ट सेगमेंट में हम लोग आए और शुरुआती दौर में जो मार्केट में वैरायटी ऑफ बेल्ट्स चलते हैं, मतलब एक तो रिप सपोर्ट चलता है और चेस्ट बेंडर चलता है। रिप सपोर्ट एक सिंपल है जो इस पोर्शन में लगता है, कोई लोग उसे थोड़ा ऊपर लगा दिए तो चेस्ट बाइंडर जैसे काम करता है। तो कॉस्ट बचाने के लिए भी करते हैं क्योंकि रिप सपोर्ट सिंपल प्रोडक्ट है और थोड़ा सस्ता भी आता है। देन चेस्ट बाइंडर में भी अलग अलग वेराइटी है। रिप सपोर्ट का ही थोड़ा सा अगर साइज बढ़ा दिए 1-1.5 इंच से तो वो सिंपल बेल्ट रिप सपोर्ट करके सॉरी चेस्ट बाइंडर करके कोई कंपनियां बेचती है और स्पेशल एक चेस्ट बाइंडर आता है जो स्पेसिफिक उसका डिजाइन ही अलग है। तो हमने ये तीनों प्रोडक्ट्स देखे मार्केट में, उसमें से फाइनलाइज किया कि एक जो ट्रेडिशनल रिप सपोर्ट है वो बनाएंगे सारे साइजेस में और एक चेस्ट बाइंडर जो है वो भी हम बनाएंगे सारे साइजेस में। तो इन दोनों के हमने मार्केट में एनालिसिस किया कि कौन से कंपनी का क्या इलास्टिक क्वालिटी है, क्या साइज रेंज वो ऑफर करते हैं, ये सब। और उसके बाद हमने जो हमारे फैक्ट्री वाले भैया थे उनसे डिस्कस किया कि भैया ये प्रोडक्ट हम बना सकते हैं क्या। तो वो बोले कि ठीक है, इसे हम डेवलप कर देंगे, आपको जिस टाइप में चाहिए उस टाइप में। तो उन्होंने उस प्रोडक्ट को एग्जैक्टली डिजाइन किया और फाइनली बनाया। बनने के बाद हमने जब कंपेयर किया प्रोडक्ट को, क्योंकि ये ऑलरेडी ऑर्थो में काफी इनोवेशन, हाँ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स है और वो खुद में ही इनोवेशन कर चुके थे। हाँ, इनोवेशन वो लोग कर चुके थे। उन्होंने मतलब जो इलास्टिक क्वालिटी बाकी कंपनीज की आती है उससे बेटर होते होते उनका इलास्टिक बहुत अच्छा था, मतलब काफी लंबे समय तक चलने वाला प्रोडक्ट था वो। और उसका कलर कॉम्बिनेशन और ये सब चीजें काफी अच्छी डेवलप हो चुकी थी। सेम टू सेम वो बेनिफिट हमें मिल गया कि उन्होंने हमारा प्रोडक्ट डिजाइन कर दिया और मार्केट में वो एकदम अट्रैक्टिव भी था और इलास्टिक क्वालिटी भी उसकी एकदम स्ट्रांग थी। तो पेशेंट समझो 2-2.5 महीना अगर लगाता है या 1-2 महीना भी लगाता है तो उसका वो बेल्ट ढीला नहीं होगा। और कुशन भी उन्होंने काफी अच्छा डेवलप किया, जो एक थिक पैड होता है जो यहाँ लगाया जाता है, क्योंकि यहाँ से कट होता है ना, तो यहाँ सपोर्ट मिलना चाहिए कुशन का और बाद में फिर बेल्ट बैठ जाता है। तो उन्होंने इस टाइप से ये प्रोडक्ट डेवलप कर दिया और फाइनली जब हमने देखा तो वो एक मार्केट में कॉम्पिटेंट प्रोडक्ट बन के उभर गया। जो मार्केट लीडर्स है हम स्टैंड कर सकते थे उसके इक्विवेलेंट। वो डेवलप करने के बाद हमने फिर उसे डॉक्टर्स को दिखाया कि सर ये प्रोडक्ट मैं लॉन्च कर रहा हूँ, ये आप कर सकोगे क्या सपोर्ट। तो उन्होंने जब वो प्रोडक्ट को देखा तो उन्हें ऐसा लगा ही नहीं कि ये कोई अलग प्रोडक्ट है, अरे तो चलता है और आपका प्रोडक्ट अच्छा है। सबका फीडबैक मैं जेन्युइन बताऊंगा कि जितने डॉक्टर्स ने भी फीडबैक दिया सबने बोला कि ये काफी अच्छा प्रोडक्ट है, हम इसे सपोर्ट कर सकते हैं। जबकि ये प्रोडक्ट सर्जन के एकदम कांटेक्ट में नहीं आता, ये पेशेंट्स के कांटेक्ट में हाँ, ज्यादा आता है। मतलब जैसे पोस्ट ऑपरेटिव दूसरे दिन से लग जाता है ये प्रोडक्ट, दूसरे तीसरे दिन से डिपेंड करता है। तो उसमें क्या होता है कि जो आईसीयू स्टाफ होता है या फिर कहीं कहीं फिजियोथेरेपिस्ट इसको रेकमेंड करते हैं, तो वो लोग इसे लगाते हैं पेशेंट को। तो सर्जन तो एक बार वो देख लेगा, समझ लेगा क्वालिटी, उसके बाद जो काम आता है लगाने का या परचेस करने का, ये आईसीयू स्टाफ हो गया, आईसीयू इंचार्ज हो गए और कहीं कहीं फिजियोथेरेपिस्ट, ये लोग उसे लगाते हैं। तो वहाँ से देन फिर परचेस के रोल आते हैं कि हमें तो ये इतना डिस्काउंट दे रहा है, आप कितना दोगे, क्या प्राइस में आना है। तो ये सब चीज़ें करते करते प्रॉपर वो पूरा प्रोडक्ट डिज़ाइन हुआ। बॉक्स पैकेजिंग भी करना पड़ता है, तो बॉक्स पे डिज़ाइन है, लोगो है, ब्रांड का नाम डिसाइड करना है, जो भी इंफॉर्मेशन उस पर देना पड़ता है साइजेस की, वो सब। तो वो भी हमने साइमल्टेनियसली जो हमारे मैन्युफैक्चरर है उनके सपोर्ट से उसे डेवलप
सर आपने मतलब प्रोडक्ट तो अच्छा बनाया, वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट भी था और फिर उसमें आपने कुछ वेरिएशंस किए, पर पब्लिक रिस्पॉन्स फिर कैसा रहा? मतलब इनिशियल डेज में ऑब्वियसली आपको कुछ दिक्कतें गई होंगी और हम लोग यूजुअली सक्सेस की बात करते हैं कि कोई प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया वो कितना सक्सेसफुल हुआ, बट आप हमारी ऑडियंस को बताइए कि वो प्रोडक्ट, हम सिर्फ एक स्टोरी देखते हैं जहाँ चीज़ें सक्सेसफुल हो जाती है, बट आज हमें उसके कुछ ड्रॉबैक्स के बारे में बताइए कि आपको क्या दिक्कत गई, मतलब पब्लिक रिस्पॉन्स पॉजिटिव करने में कैसी दिक्कत गई, वो सारी चीज़ें। शुरुआत में तो दिक्कत आती है और काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है मार्केट से, लेकिन आप देखिए जो भी आप अच्छा काम करते हैं, फील्ड में मैं करीबन 9-10 साल से हूँ, इसी सेम कार्डियक सर्जरी सेगमेंट में। तो जो रिलेशनशिप हमने बिल्ड की थी, जैसे मैं स्पेशली नाम लेना चाहूँगा, अर्नेजा हार्ट हॉस्पिटल में मिस्टर सुमंत सर है। अभी वो कुछ उनकी तबीयत के इशू की वजह से उन्होंने परचेस छोड़ दिया है वहाँ का, लेकिन डे वन पे मुझे याद है उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि मैंने उन सर को प्रोडक्ट दिखाया, सर बोला ये प्रोडक्ट है, आप ये रिप सपोर्ट यूज़ कर रहे हो। तब हम कंपैरिजन करते थे, मार्केट का ही एक ब्रांड ले लेना जो लीडर है, उसी ब्रांड को और अपना ब्रांड, ये दोनों हम दिखाते थे। तो सर ने बोला कि ये आराम से चल जाएगा, तेरा प्रोडक्ट तो काफ़ी अच्छा है, तो डिस्काउंट वगैरह क्या है, प्राइसिंग क्या है, वो हमने दे दिया और सर ने फर्स्ट अटेम्प्ट में वो प्रोडक्ट चालू कर दिया और आज भी उनकी सपोर्ट से ही चालू है। ये एक मोटिवेशन मिला कि नहीं, मैं मतलब मेरा प्रोडक्ट चल सकता है और प्रोडक्ट अच्छा है और इसे हम अ, आराम से बेच देंगे। लेकिन ये कभी-कभी क्या होता है कि आपको सपोर्ट 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 मिल गया ना, तो ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो इसलिए थोड़े झटके भी चाहिए। तो सेकंड जो काउंटर था विवेका हॉस्पिटल का, वहाँ पर सर के एंड से सब ओके था, कोई प्रॉब्लम नहीं और वहाँ कंजम्पशन भी अच्छा है। मतलब 30-35 सर्जरी महीने की होती है। एवरेज देखा जाए तो 30 से 40 का उनका एवरेज है साल भर का और मतलब प्रीमियम काउंटर है, काफ़ी अच्छा काउंटर है वो। तो उस जगह पे इनिशियली तो शुरू हो गया, लेकिन प्रॉब्लम आना चालू हो गई। आपका बेल्ट लग रहा नहीं है, साइजेस हो रहे नहीं है, तो इस तरह से दिक्कतें आती थी। लेकिन हमें हर कंप्लेंट को ऑनर करना है, उसे देखना है जाके कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो जैसे कंप्लेंट आई, हम पूछते थे कि आपको किस डिपार्टमेंट में तकलीफ है, कहाँ पे प्रॉब्लम है। फिर उन्होंने बताया कि नहीं, आप आईसीयू में जाइए, ये सिस्टर से मिलिए, इनको प्रॉब्लम। मैं गया, उन्होंने बताया कि नहीं सर, आपका बेल्ट लग रहा है। मतलब क्यों नहीं लग रहा? तो उसका बेसिक एक होता है कि इतना सेंटीमीटर अगर चेस्ट साइज है या इतना इंचेस का है तो लार्ज हो गया, इतना है तो मीडियम हो गया, इतना हो गया तो एक्सेल हो गया। उनको बताया कि ये साइज रेंज में आप सेंटीमीटर में चेस्ट साइज गिनिए और बाद में लार्ज स्मॉल मीडियम इस हिसाब से बेल्ट लगाइए। तो उन्होंने ठीक है हाँ बोल दिया और वो उस समय के लिए रिजॉल्व हो गई क्वेरी। उसके बाद फिर से वो कंप्लेंट आई, ऐसी कंप्लेंट बार बार आने लगी। मैं सोचा कि प्रोडक्ट तो बराबर है, हमने फिर जो मार्केट का एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है वो और हमारा, इसका दोनों का एग्जैक्ट मेजरमेंट लिया कि लेंथ वाइज बरोबर है क्या, और दोनों एक के ऊपर एक अगर रख के देखे कंपेयर किए तो वो दोनों सेम टू सेम थे, 1 इंच का भी 1 सेंटीमीटर का भी उसमें फर्क नहीं था। तो या अब इस पे से समझ में आया कि कहीं ना कहीं दिक्कत यूजर एंड में है, वो कंफर्टेबल नहीं है या उसको प्रीवियस प्रोडक्ट से नया प्रोडक्ट कहीं तो भी अटपटा लग रहा है। फिर मैंने एक हॉस्पिटल से उन्हीं का सैंपल लिया कि भैया आप एक काम करो, कौन सा पेशेंट एडमिट है, उसको जो साइज लग रहा है उस हिसाब का, उसी हॉस्पिटल से हमने एक चेस्ट बाइंडर लिया और हमने हमारा वो साइज लेके गए। तो आईसीयू की बात है, तो पेशेंट को दोनों बेल्ट हमने लगा के दिखाया। पहले जो मार्केट लीडर कंपनी है उनका बेल्ट लगाया और बाद में हमारा लगाया। तो वो लेडी ने बोला कि ये बेल्ट मुझे फिर सारा कंपेयर करके हो गया कि देखो ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है, इसे आप ऐसा कीजिए, इस टाइप से लगाइए, पैडिंग को प्रॉपर रखना, वेलक्रो प्रॉपर लगाना ताकि उनको प्रॉपर कंफर्टेबली वो बेल्ट बैठे। उसके बाद जब मैं बोला मैम ये दे दीजिए, मेरा सैंपल है या डेमो का यूनिट है, बस टेस्ट चेक करने के लिए लाया था मैं। तो
प्रीवियसली वो पेशेंट दूसरा बेल्ट लगा के थी, जो बड़ी कंपनी का है या जो पहले चलता है, उसमें कोई डाउट नहीं करता। तो पेशेंट बोल रहा था कि नहीं, ये जो आपका बेल्ट लगा है ये रहने दो मेरे पास, मुझे प्रॉपर कंफर्टेबल हो। और वहाँ आप मना नहीं कर सकते, क्योंकि पेशेंट सारे पेड पेशेंट होते हैं, वीवीआईपी पेशेंट्स होते हैं, उनको मैं बोला मैम ठीक है, इट्स ओके, अगर आपको ये कंफर्टेबल है तो मैं यही रखूँ, आप ये ले लीजिए। मैंने वहाँ पे दे दिया, और वो जो फीडबैक था वो फीडबैक सारे नर्सेस ने वहाँ तो लाइव देख ही लिया, और हमने फीडबैक फॉर्म फिर वो सर को भी बता दिया, परचेस में भी बता दिया, और आईसीयू स्टाफ को भी बता दिया। उस दिन से कोई प्रॉब्लम आई नहीं, मतलब कोई कंप्लेंट नहीं है। सेकेंडली, ये जो छोटी छोटी दिक्कतें आती थी कि बेल्ट लग रहा नहीं है, जबकि साइज एग्जैक्ट सेम है, लेकिन हमारा ही नहीं लग रहा, वो कंपनी का लग रहा है, पीस टू पीस आप रख के देखिए, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब यूज करने की बारी आती तो आपका बेल्ट अच्छा नहीं, तो इसके लिए क्या किया जाए। फिर मैंने ये चीज़ें हमारे फैक्ट्री में डिस्कस की कि सर ये भैया बोला ये लग रहा नहीं है, इसमें हम क्या इनोवेटिव कर सकते कि थोड़ी सी रेंज बढ़ जाए। तो बोले इसमें अपने पास और एक 2 इंच का स्कोप है, इसका मैं वेलक्रो बढ़ा देता हूँ। मतलब जो चीज़ या इतना वेलक्रो है और ये स्टिकिंग है, स्टिकिंग तो लंबी रहती है, वेलक्रो अगर इतने साइज का है यहाँ से यहाँ तक, तो ये यहाँ बैठेगा, या फाइनली यहाँ बैठेगा, या फाइनली यहाँ बैठेगा। लेकिन आप वेलक्रो यहाँ से यहाँ तक कर दोगे तो ये यहाँ से यहाँ तक बैठेगा, मतलब पूरी रेंज मिल जाएगी उसको, सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाएगा। उसके चलते 2-2 इंच का हर बेल्ट में, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल, डबल एक्सेल, ये सब में उसका स्कोप बढ़ गया। तो वो हमने जब चेंजेस किए तब से एक भी कंप्लेंट आया नहीं मार्केट, क्योंकि सबको वो साइजेस अकोमोडेट होने लग गए। पर आपके प्रोडक्ट फिर सबको पसंद आने लगे? हाँ, सबको पसंद आया। तो ये फिर हमने जैसे कहीं आरसी वाले हॉस्पिटल है, शालीन ताई मेघे हॉस्पिटल हो गया, विवेक हॉस्पिटल, फिर हमारा आर्नेजा हार्ट हॉस्पिटल, ऐसे काफ़ी बड़े बड़े सेंटर्स पे, मतलब मैंने जो भी काम किया है प्रीमियम हॉस्पिटल में किया है, लोकल ब्रांड होते हुए भी। जबकि लोकल ब्रांड, लोकल इन द सेंस नेटिव होम ब्रांड, ये होते हुए भी हमको हमारा प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज और प्राइस वाइज सारे बड़े हॉस्पिटल्स में अभी अच्छे से चल रहा है। अभी बहुत इंटेलेक्चुअल बातें हो गई, अब थोड़ी कैजुअल चीज़ें। आप सर हमारे कॉलेज से ही है, हमारे एलुमनाई हैं, आप हमें कोई एक ऐसी बेस्ट कॉलेज मेमोरी बताइए या कोई फन इंसिडेंट बताइए। आपका एक्सपीरियंस कैसा था इस कॉलेज में? कॉलेज में एक्सपीरियंस तो डे 1 से मतलब न भूलने वाला एक्सपीरियंस था कि अब कौन सी चीज़ बताऊँ और कौन सी छोड़ूँ ये भी नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि हर दिन तो मेमोरेबल था। यहाँ पर जब हम आए थे, हम 3 लोग आए थे एडमिशन के लिए, तो उस समय दाजी ने बोला कि ठीक है आपका एडमिशन हो जाएगा, और उस समय थोड़ा सा स्ट्रगल भी था कि बाकी कॉलेजेस फुल हो गए थे, और बाहर फिर जाना पड़ सकता था, पुणे हो गया या और कहीं, तो वो हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो इसलिए इस कॉलेज में हमें एडमिशन मिली तो हम सब लोग एकदम खुश हो गए कि अरे नागपुर में ही हो गया है और बढ़िया हो गया है। उसके बाद जो यहाँ एनवायरनमेंट मिला डे 1 से, कॉलेज स्टूडेंट ऐसा मुझे तो लगा नहीं। मतलब ये कॉलेज है, हम लोग स्टूडेंट है, जो गैप होता है या कुछ बैरियर, ऐसा कुछ भी नहीं लगा। डे 1 से सब कुछ मतलब सपोर्टिव था एनवायरनमेंट, और रिच था हर किसी का, मतलब दादी भी बैठते थे, और टीचर स्टाफ, प्रिंसिपल मैम, सब सब लोग सपोर्टिव थे। और फर्स्ट पहली 2 ही बैचेस थी, तो 1 to 1 अटेंशन भी अच्छा था, और मतलब एक छोटी फैमिली के तरह एनवायरनमेंट था यहाँ का। बाद में जो एक्टिविटीज़ होती थी वो भले ही उस समय हमारी स्मॉल स्केल पे होती थी, गणेश फेस्टिवल हो गया, क्रिकेट टूर्नामेंट्स हो गए, तो हम लोग हर चीज़ में पर्सनली इन्वॉल्व रहते थे। तो ये 3 साल कैसे बीते पता ही नहीं चला। तो सर आप एक ऐसे एकेडमिक्स पर्सन है या ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन है? नहीं, एकेडमिक्स नहीं हो और स्पोर्ट्स में भी उतना नहीं है, मतलब चांस नहीं मिला। अच्छा।
क्रिकेट वगैरह खेलते थे, लेकिन अपना नंबर कभी बैटिंग और बॉलिंग के लिए आया नहीं। ठीक है, लेकिन हम मिक्स टाइप के है, एकेडमिक्स में जितना काम का है उतना किया प्रॉपरली। काफी मेहनत करनी पड़ी वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के और वो तो पता नहीं अब कैसे निकला। तो हम भी रिलेट कर सकते हैं। तो समझ में तो आया नहीं क्या था, इतनी बड़ी किताब थी और उसमें मैं पास हो गया बाउंड्री पे। ठीक है, और बाकी ओवरऑल सभी इसमें लेकिन हमारा इन्वॉल्वमेंट रहता था, स्पोर्ट्स में हो गया, कल्चरल में हो गया, एकेडमिक्स में भी थोड़ा बहुत जो है वो, और बाकी स्टूडेंट काउंसिल और मैनेजमेंट का जो भी इंटरेक्शन है, जो कुछ काम होते थे, तो ये सब मतलब एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन के साथ काफ़ी अच्छे से होता था। सर आप एक ऐसे वर्कोहॉलिक पर्सन है या वेकेशन पर्सन है? वर्कोहॉलिक था मैं पहले, अभी बिजनेस जब से मतलब स्टार्ट किया है थोड़ा स्टेबल हो गया है, तो तब से फिर अब थोड़ा फैमिली को भी समय देना पड़ता है, तो और वो ये भी हो जाता है कहीं कहीं कंपलसरी कि आपको जाना है, ये सब करना है, तो थोड़ा सा वेकेशन साइड भी मतलब बैलेंसिंग है, ऐसे नहीं कि कंप्लीट ही वेकेशन या कंप्लीट ही वर्क, लेकिन बिजनेस में ये आपको लिबर्टी मिलती है, आप एकदम से टोटली काम में ही नहीं रहोगे, आपको फैमिली को भी समय देते आएगा और आप काम भी प्रॉपरली मैनेज करोगे, तो उस टाइप से अगर मेरे साथ तो हुआ है, तो इस हिसाब से प्रॉपर बैलेंस करके ही चल रही है लाइफ। और सर आपके अकॉर्डिंगली मनी के टर्म्स में ऐसे स्टार्टअप बेटर है या सर्विस बेटर है, जॉब्स बेटर है? स्टार्टअप बेटर है। इसको इलैबोरेट, मतलब अगर जैसे हम अभी जस्ट कॉलेज से निकले तो ऑब्वियसली हम स्टार्टअप नहीं कर पाएंगे। नहीं, तो आपको जॉब करना ही है। आपको जॉब ऐसा समझ के कीजिए उसको कि ये ट्रेनिंग है आपका, है ना। आप कोई भी काम अगर करना चाहते हो, कोई भी बिजनेस आपको स्टार्ट करना है, इंडस्ट्री स्टार्ट करना है, जो भी डोमेन में आपको जाना है, जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग करना है या फिर एनालिसिस में जाना है, किसी में भी, तो आप पहले जॉब कीजिए, क्योंकि जॉब में क्या होता है, आपको बेसिक से सारी चीज़ें समझ जाती है, काम कैसे होता है, लोगों को हैंडल कैसे करते हैं, जो भी आपका डोमेन रहेगा उसमें वो पैटर्न में कैसे काम करना है, और बाद में फिर आपको वही काम लोगों से भी तो करवाना है, तो इसलिए आपको पता चलना चाहिए कि काम करना कैसे है। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमारे डाउट्स होते हैं या कुछ बिलीव्स होते हैं बिजनेस को लेके, जो प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन हमें ऐसे लगता है कि ऐसे करने से ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो वो सब क्लियर आउट हो जाते हैं। तो जॉब पहले करना है, बाद में फिर मौका देख के स्टार्टअप कर लेना है, ज़्यादा समय नहीं तो जॉब डिसीजन लेने में भी देरी करते हैं लोग। जैसे मेरा खुद का ही एग्जाम्पल है, मैंने काफ़ी स्ट्रेच कर लिया वो 7-8 साल, जबकि उतना ज़रूरी नहीं, 3-4 साल का जॉब सफिशिएंट, और उसके बाद स्टार्टअप कर लिए होते तो थोड़ा और आगे रहते थे एक स्टेप, लेकिन ठीक है, ये भी बेटर है। So, as we come to the end of this podcast, I would like to express my sincere gratitude to Vaibhav Kariye sir for sharing their time, insight, and valuable experiences with us. Sir, thank you so much for being a part of this discussion. I really hope कि आपके जो भी experiences आपने हमारे साथ share किए, वो हमारे fellow students के लिए बहुत ज़्यादा helpful रहेंगे. And lastly, to our listeners, thank you so much for tuning in. Stay connected for more insightful episodes. This is Vibhuti signing off. Thank you.